हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ताप्ती ऑनलाइन क्लासेस पे। तो आज मैं आपको कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान के प्रश्न बैंक के उत्तर बताने वाली हूँ। तो इससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि आपको सारे सॉल्यूशन फटाफट मिल जाए। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें। तो जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की कमेंट आ रही थी, उनसे रसायन विज्ञान के जो क्वेश्चन है वो बन नहीं पा रहे थे। बहुत सारे बच्चों की मुझे कमेंट आई थी स्टूडेंट्स की, जो रसायन विज्ञान का बहुत डिफिकल्ट उनको लग रहा था क्वेश्चन बैंक, और हालांकि क्वेश्चन बैंक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी है। तो इसके सारे सॉल्यूशंस आज हम इसी वीडियो में देखेंगे। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, उसके बाद आपको सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर इसके पहले तक के सॉल्यूशन जो है क्वेश्चन नंबर 3 तक के आपको पूरे वहाँ पर जो पूर्व लगने वाले क्वेश्चन है वो वहीं पर आपको आंसर दिए गए हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 तक के। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चंस के क्या है, आपको आंसर यही मिल रहा है। देखिए यहाँ पर पूरे माइक्रो है, इसका आंसर क्या, सही उत्तर 10 की घात ऋण 6। जो डेमो होता है उसकी घात 10, यहाँ पर 10 हो जाएगी, और मेगा की इस प्रकार से करेक्ट है। ये वाले सही उत्तर है, तो इसको आपको इनको लिख लेना है। तो ये उत्तर दिए गए हैं। इसी प्रकार से मैं बात करती हूँ क्वेश्चन नंबर 2 के। तो क्वेश्चन नंबर 2 के भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इस प्रकार से आपको दिए गए, जो मीटर है वो लंबाई का मात्रक है, किलोग्राम जो है वो यहाँ पर द्रव्यमान का। तो ये दोनों के उत्तर यहाँ मिल जाएंगे। सेकंड होता है समय का। तो ये आंसर आपको दिए हैं, इनको आपको टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद में आगे के भी दिए, क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करी हूँ, इनके पूरे आंसर आपको यहाँ पे चारों आंसर मिल रहे हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर ये चारों क्वेश्चन आपको पूछे गए, तो यहाँ से आपको चारों क्वेश्चन के आंसर इस प्रकार से मिल जाएगी। तो इसलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 से बता रही हूँ। ये जो परमाणु द्रव्यमान की इकाई, मात्रा की इकाई पूछी है, ये वाले क्वेश्चन नंबर मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इसके सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको जो पूछा गया था परमाणु जो द्रव्यमान मात्रा की इकाई, तो उत्तर हो जाएगा AMU। यहाँ पर आपका एटॉमिक मास यूनिट इसका उत्तर हो जाएगा। इसको दर्शाते इसी प्रकार से है। उसके बाद में जो प्रश्न क्रमांक 5 है, ये भी आपको पूछा गया है, ये आपको ज्ञात करना है। तो जो यहाँ पर मोलों की संख्या है, तो इसको भी आप मोलों की संख्या से ज्ञात कर सकते हैं। तो बहुत सारे डिफिकल्ट, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आपने खुद ने देखा होगा कि क्वेश्चन बैंक में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं। उनको सॉल्व करने में बहुत समय लग रहा है, और साथ ही उसको सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत कठिन प्रश्न है और बहुत टाइम भी लग रहा है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत सारी मेहनत लगी इस पे, क्वेश्चंस को, इस वीडियो को बनाने में, साथ ही पूरा आंसर्स को तैयार करने में बहुत मेहनत लगी। इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी करें, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। पूरे क्वेश्चंस के लिए आपको फॉर्मूले याद करना होगा। पूरे फॉर्मूले आपको याद चाहिए, तभी आपसे जो है केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन बैंक सॉल्व होने वाला है। टाइम भी लग रहा है आपको सॉल्व करने। यहाँ पे हर क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूला लग रहा है। जैसे मोलों की संख्या, एनटीपी आयतन की बात करें, एवोगैड्रो संख्या, साथ ही परमाणु द्रव्यमान वगैरह, सबके लिए यहाँ पर फॉर्मूले लग रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है आपको इसमें बनाने में। तो देखिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाएगा, जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका 10 मोल हो जाएगा, और जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका आंसर 55 हो जाएगा। यहाँ पर आपको मोलरता पूछी गई है। और उसके बाद में अगले क्वेश्चन में भी यहाँ पर आपको पूछी गई इसी प्रकार से, क्वेश्चन नंबर 7 में। तो यहाँ पर आपका इस प्रकार से उत्तर ये हो जाएगा 6.02 गुणित 10 की घात 23। ये इसका एग्जिट मान होगा। इसको आप जो कार्बन परमाणु द्रव्यमान की यहाँ पर संख्या पूछी गई, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर आप बुक में जब नोट करोगे तो ये सारे बुक से क्वेश्चंस आपको फाइंड करना है। बुक में तो आपको मिल जाएंगे अगर आप ट्राई करेंगे, पर इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको आप सॉल्व करके देखोगे तो आपका 224 लीटर इसका मान आएगा, यानी 224 लीटर। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए भी आपको फॉर्मूला लगाना होगा। इसके लिए 3 चीज़ें आपको ज्ञात करना होगा। सबसे पहले मोलों की संख्या भी ज्ञात करना होगा, जो एनटीपी आयतन है वो सबसे लास्ट में ज्ञात होगा। तो तीनों चीज़ों को इंक्लूड करने के बाद में आपका एनटीपी आयतन यहाँ पर निकलेगा, मतलब इससे पहले आपको दोनों ज्ञात करना। तो बहुत सारे फॉर्मूले लग रहे हैं, आप समझ गए हैं इसको कितना सारा मेहनत लग रही है बनाने के लिए इस वीडियो को। उसके बाद में जो अगला है वो बेंजीन C6H6 का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा। तो यहाँ पर जो C6 है, H6 उसका मूलानुपाती सूत्र होता है CH का होल 6, या इसको CH बोलेंगे। तो यहाँ पर इसका उत्तर आपको ऑप्शन में मिल जाता है, CH है। तो ये आंसर आपका हो जाएगा CH। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है। तो यहाँ पे सार्थक अंक पूछे, तो इसका जो सार्थक अंक है वो कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 2, क्योंकि जब आप उसको देखोगे तो वहाँ पर दोनों तरफ क्या है, आपको शून्य यहाँ पर नजर आ रहा है। तो जो शून्य वाले रहते हैं उनको काउंट नहीं करते, अशून्य को काउंट करते हैं। तो जो लास्ट में संख्या है वो 2 है, तो 2 सार्थक अंक हो जाएंगे। उसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 11 है, वहाँ पर आपको वैज्ञानिक संकेतन जो विधि है वो बहुत बड़ी और बहुत छोटी राशियों के लिए प्रयोग किया जाता है। ये तो बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। तो देखिए कितने कठिन क्वेश्चंस को इनको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी और बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चंस मिलने वाले हैं सभी रसायन विज्ञान के। तो इसके आगे के सॉल्यूशंस के लिए सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, उसके बाद ही आपको आगे का सॉल्यूशन मिलेगा। इसलिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
अगले प्रश्न में आपको अणु और परमाणु का अंतर पूछा गया है, यानी कि यहाँ पर कितने अंक का प्रश्न है, 3 अंक वाले, तो 3 अंतर यहाँ पर पूछे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको 4 अंतर बता देती हूँ, चारों में से जो आपको अच्छे लगे, जिनको आप सॉल्यूशन परफेक्ट लगे वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर परिभाषा लिखेंगे सबसे पहले अणु और परमाणु की, और साथ ही रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं कि लेते हैं, ये भी आपको बता देना है। विभाजित परमाणु में होते हैं, ये भी आपको बता देना, ये नहीं होते हैं। इस प्रकार से चारों अंतर में से जो आपको अच्छे से लगे वो लिख सकते हैं। तो ये अणु और परमाणु में अंतर हो गए। उसके बाद सार्थक अंक आपको पूछा गया है, वो देख लेते हैं। तो सार्थक अंक जनरली ये जो टॉपिक है ये आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में कॉमन है। तो सार्थक अंक क्या लिख देंगे, पहले तो इसकी परिभाषा लिख देंगे। इस प्रकार से यहाँ तक की पूरी परिभाषा हो जाएगी। सिग्निफिकेंट डिजिट, यानी कि प्रत्येक राशि की माप में अंतिम अंक संदिग्ध होता है, क्योंकि मापक यंत्र की यथार्थता की सीमा होती है। किसी राशि की मापन जो माप में शुद्ध रूप से ज्ञात अंकों को क्या कहा जाता है, सार्थक अंक, यानी कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहा जाता है। उदाहरण लिख देंगे, यहाँ से उदाहरण है, क्योंकि आपको 3 अंक में पूछा गया, तो ये पूरा उदाहरण सहित भी आप इस प्रकार से बता सकते हैं। तो ये सार्थक अंक की परिभाषा होगी। उसके बाद में अगले प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। अगले प्रश्न में आपको पूछा गया है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, और साथ ही नेक्स्ट में और पूछा है इनकी कौन कौन सी विधियाँ होती। तो जो विधियाँ है वो भी मैं बताऊंगी। तो क्यों आवश्यक होता है, किसी भी समीकरण को जब हम बैलेंस करते हैं तो बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। क्या होता है, इससे उसका स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है। यदि इनबैलेंस हो, मतलब असंतुलित हो समीकरण, तो उसका ढांचा बिगड़ जाएगा, यानी स्ट्रक्चर। तो इसलिए समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। तो ये पूरा लिख देंगे, परमाणु के साथ में क्यों संतुलित समीकरण, पहले संतुलित समीकरण बता देंगे क्या होता है। उसके बाद में उदाहरण भी दे सकते हैं यहाँ पर, किस प्रकार से आपने जैसे कि Mg+O2 लिखा है, तो ये है, इसको संतुलित करने के बाद इस प्रकार से समीकरण बनेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर आप इनके उदाहरण भी दे सकते हैं। ये पूरा उदाहरण आपको दे देना है। उसके बाद में रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधियाँ पूछिए। तो 2 विधियाँ होती है, तो दोनों विधियों के बारे में बता देंगे। एक तो आंशिक समीकरण और एक अनुमान विधि, यानी कि हीट एंड ट्रायल और पार्शियल इक्वेशन मेथड। दोनों विधि से आप यहाँ पर नाम लिख देंगे। 2 विधियाँ प्रयोग में लाई जाती है, चाहे तो इसकी डिटेलिंग भी कर सकते हैं। ये पूरी बुक से आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। केमिस्ट्री के क्वेश्चन बैंक के बहुत सारे प्रश्न बहुत डिफिकल्ट है, बुक में ही आपको इसके सॉल्यूशन मिल रहे हैं। यहाँ पर आपको परीक्षा अध्ययन या कोई गाइड में सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। बहुत मेहनत लग रही है सॉल्यूशन करने, तो इसके आगे के चैप्टर्स के आपको सॉल्यूशन चाहिए, तो पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। उसके बाद ही आपको इसके आगे के सॉल्यूशन चैप्टर के मिल जाएंगे, इसलिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर आपको वाष्प घनत्व द्वारा अणुभार कैसे ज्ञात कर सकते हैं वो पूछा गया है। तो क्या होता है इसमें संबंध, पहले मैं आपको बता देती हूँ, फिर इसका उत्तर कैसे लिखना है वो भी देखते हैं। तो अणुभार और वाष्प घनत्व में क्या संबंध होता है कि गैस का अणुभार होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है 2 गुणित वाष्प घनत्व के बराबर। मतलब यहाँ पर आपको पूछा है वाष्प घनत्व से कैसे ज्ञात करोगे, तो वाष्प घनत्व बराबर हो जाएगा गैस का अणुभार बटे 2, ये आपको लिखना है। तो ये उत्तर हो जाएगा। तो इसके साथ ये भी लिख सकते हैं कि किसी गैस का वाष्प घनत्व क्या बताता है कि उस गैस का एक अणु हाइड्रोजन के एक अणु से कितना गुना भारी है, ये संबंध होता है। तो दोनों तरफ से आपको समझ आना चाहिए, यदि गैस का अणुभार पूछे तो या वाष्प घनत्व पूछे तो, बस ये संबंध दोनों में होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। अगले प्रश्न में आपको एनटीपी से क्या आशय है ये पूछा गया है। तो एनटीपी के बारे में आपको ये बताना है कि एनटीपी में कितने अणु होते हैं, और साथ ही एनटीपी पर किस प्रकार का आयतन समस्त गैसों का ये होता है। तो ये तीनों पॉइंट 1, 2, 3 तीनों पॉइंट एनटीपी के बता देंगे। बहुत जरूरी पॉइंट आपको इनको सारों को बताना होगा, तभी आप इससे एनटीपी को डिफाइन कर सकते हैं। मतलब यहाँ से एनटीपी आपका बराबर आपको बताना होगा कि क्या होता है किस प्रकार से। उसके बाद में अगला प्रश्न है मूलानुपाती सूत्र द्वारा आपको आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात करना है वो बताना है। तो यहाँ पर आपको मूलानुपाती सूत्र द्वारा आणविक द्रव्यमान इस प्रकार से यहाँ पर आपको ज्ञात करना होगा। तो क्या हो जाएगा, इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर इस प्रकार से परिभाषा, इसके पॉइंट लिख देंगे कि इस प्रकार से आप इनमें ज्ञात कर सकते हैं। ये पूरे पॉइंट से आप बताएंगे कि सबसे पहले तो आपको मूलानुपाती सूत्र ज्ञात होना चाहिए, उसके बाद ही क्या कर सकते हैं आप आणविक द्रव्यमान को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये सारे फॉर्मूले आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इनको चाहे तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूले बन जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे सॉल्यूशन। उसके बाद में लास्ट प्रश्न है, यहाँ पर आपको पूछा है मोलरता की परिभाषा। तो मोलरता की परिभाषा देख लेते हैं। मोलरता की परिभाषा हो जाएगी किसी विलयन की मोलरता क्या होती है, 1 लीटर में घुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। इसे हम किससे दर्शाएंगे, एम से, जैसे इसका पहला ही नाम है मोलरता, यानी कि इसको कहा जाता है मोलेसिटी। तो यहाँ पर ही हो जाएगी मोलरता। क्या होगा, इसका फॉर्मूला लिखना जरूरी होता है। जब भी ऐसी परिभाषा पूछे जाए तो हमेशा आप इसका फॉर्मूला सूत्र लिखें। विलेय का भार गुणित यहाँ पर 1 लीटर में घुले विलेय की संख्या, तो 1 आ जाएगा, और साथ ही विलेय का अणुभार गुणित आयतन। तो ये हो गया आपका पूरा
अब इसको संकेतों से दर्शाएंगे, यानी कि मोलरता को हम एम से दर्शाते हैं, विलेय का भार यानी WB, विलेय का अणुभार यानी MB, और साथ ही गुणित में 1/में आयतन यानी कि V और कोष्टक में L, यहाँ पर हम उसका बता देंगे। तो ये हो गया आपका पूरा आयतन इस प्रकार से। तो ये पूरा आपको फॉर्मूला यहाँ लिख देना है। तो इस प्रकार से कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का फुल सॉल्यूशन आपने देखा चैप्टर 1 का यहाँ पर। और इसी प्रकार के आगे के सॉल्यूशन चाहिए तो पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और साथ ही इसकी PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल पे। तो आज मैं आपको चैप्टर 3 रसायन विज्ञान के यानी केमिस्ट्री का सारा सॉल्यूशन बताने वाली, जो कि है तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्मों में आवर्तिता। इसके सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी देखेंगे हम, और साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी हम 2 अंक 3 अंक के प्रश्न हैं, यानी कि 3 और 4 अंक वाले, ये सारे प्रश्न यहाँ तक के जितने भी सॉल्यूशन है आपके, जो क्वेश्चन नंबर 11 तक है मैक्सिमम, उनको हम सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ तक देखेंगे। तो पूरे वीडियो में चैप्टर 3 का पूरा फुल सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पर जैसे कि कुछ प्रश्नों के उत्तर मैं पहले दे चुकी हूँ चैप्टर 3 के, और साथ ही मुझे बहुत सारे बच्चों कमेंट आ रहे थे जिनको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बन रहे थे, और साथ ही यहाँ पर जो बड़े वाले क्वेश्चन है 4 अंक के वाले, वो भी मुझे बताना था। तो वो मैं आज पूरा वीडियो में बताने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें। तो सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को शुरू करते हो। साथ ही मैंने केमिस्ट्री पर चैप्टर 2 की सारी PDF डाल दी है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैंने PDF दे दी है, तो आपको PDF ले लेना है। साथ ही शेयर, आप मैंने यहाँ पे पूरी शेयर की है, तो आपको ले लेना, और साथ ही अपने कॉपी में अच्छे से नोट कर लेना। और हिंदी विषय की भी वहाँ पर दे दी है, मैथ्स हिंदी आदि विषयों की दे दी है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। और चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर जो आपको दिए गए हैं। तो इसका पहला प्रश्न यहाँ पर बनता है, इन तत्वों में से किसका आयनन या विभव सर्वाधिक होगा। यहाँ पर आयतन सुधारना है आपको, यहाँ आयनन विभव होगा, या इसको कहा जाता है आयनन ऊर्जा। तो किसका सर्वाधिक होगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए, D नंबर जो होता है, जो फ्लोरीन होता है ना, F, इसका क्या होता है, आयनन विभव सर्वाधिक होता है, मतलब सबसे अधिक होता है। उसके बाद में दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन है सेकंड, इन तत्वों में से कौन सा तत्व सबसे अधिक ऋण विद्युत है, यहाँ पे ऋण विद्युतीय लिखा गया। तो जो फ्लोरीन होता है वो सबसे सर्वाधिक ऋण विद्युतीय होता ही है, और यहाँ पर भी D का सही उत्तर क्या आ जाएगा, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन जो होता है हेलोजन तत्वों से बिलोंग करता है। यहाँ पर इसकी बहुत सारी विशेषता होती है, वहीं इससे क्वेश्चन आपको पूछे गए, मतलब वो जो वर्ग 17 है वहाँ से, जो चैप्टर 3 इसमें वर्ग 17 से बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा। आप देखेंगे भी आगे आपको और आने वाले हैं, तो पूरे क्वेश्चन आपको इसी से मिलेंगे। चलिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो देख लेते हैं। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में परमाणु द्रव्यमान बढ़ने के साथ क्या बढ़ती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जब आवर्त की बात करें, कोई भी आवर्त किसी भी आवर्त में, तो इसके साथ में क्या क्या होती है। तो यहाँ पर जो होता है वो ऋण विद्युतीय गुण में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन आपको मिल रहा है B नंबर का, ऋण विद्युतीय गुण में वृद्धि होती है, सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी आयनिक त्रिज्या सबसे अधिक होती है, ये आपको पूछा गया। तो जो पोटेशियम होता है उसकी आयनिक ऊर्जा क्या होती है इन तत्वों की अपेक्षा, तुलना करें तो, अगर अदर तत्वों से तुलना करें तो यहाँ पर पोटेशियम की सर्वाधिक होती है। जैसे कि ऑक्सीजन, जो यहाँ पे ऑक्सीजन, बोरान और कार्बन दिया गया, इनकी तुलना करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पोटेशियम यानी कि के ऊपर आयन जो होता है पोटेशियम आयन, उसकी होती है। तो यहाँ पे से उत्तर हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपको यहाँ पर 5वें प्रश्न में क्या पूछा गया है, 5वें प्रश्न में आपको इलेक्ट्रॉनिक संरचना पूछी है किसी निष्क्रिय गैस के लिए। याद रखना, निष्क्रिय गैस जो क्रिया नहीं करती है, यानी कि जो आपके तत्व होते हैं, हम बात करते हैं 18 के समूह की, तो यहाँ पर आपको जो मिल जाते हैं उसमें जो तत्व आते हैं सारे अक्रिय गैस जो कहलाते हैं निष्क्रिय, यहाँ पर आ जाएंगे। तो इसके अंतिम कक्षा की इलेक्ट्रॉनिक संरचना, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो होता है वो S में 2 इलेक्ट्रॉन और P में 6, यहाँ पर यानी कि 2 और 6 जो इलेक्ट्रॉन की संरचना होती है या अंतिम कक्षा में होती है। तो D नंबर का सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर पूछा गया निम्न में से किसका आकार सबसे छोटा होगा, मतलब जो स्मॉल साइज का है वो क्या होगा। तो यहाँ पर जो एल्यूमिनियम दिख रहा है, यहाँ A1 नहीं है, ये सारा एल्यूमिनियम है। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम, इसको करेक्ट कर लेंगे आप, सारे एग्जाम्पल जो है वो एल्यूमिनियम। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ D नंबर का है, एल्यूमिनियम पे +3 होते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, एल्यूमिनियम पे +3। उसके बाद है निम्न में से कौन सा प्रबल अपचायक है, मतलब प्रबल अपचायक इनमें से बताना है कौन है। वो क्या होता है, आयोडीन होता है, आयोडीन आयन जो प्रबल अपचायक होता है। तो यहाँ पर सही उत्तर आयोडीन आयन हो जाएगा। उसके बाद में बढ़ते हैं किसका आयनन विभव सर्वोच्च है। क्वेश्चन नंबर 8 आपको पूछा है इनमें से कौन से तत्वों का आयनन जो विभव है सर्वोच्च है। तो आप जब बढ़ते हो तत्वों में यहाँ पे पढ़ते हो, तो जो मैग्नीशियम तत्व होता है उसका आयनन विभव क्या होता है, सर्वोच्च होता है ना, सर्वाधिक होता है।
पढ़ते हैं 90 क्वेश्चन की। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा गया, एक तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 20 है आवर्त सारणी के किस समूह में रखा जाएगा। तो जो यहाँ पर पूछा गया वो आवर्त सारणी के कौन से दूसरे समूह में रखा जाएगा। जैसे बात करें हम कैल्शियम की, तो यहाँ पर 20 है, तो किस तत्व समूह में रखा गया है, यहाँ पर वर्ग 2 में। यानी कि यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपको याद कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आपको पूछा गया है, तत्वों का आयनन विभव आवर्त सारणी के वर्ग में किस प्रकार होता है। तो जो परमाणु आमाप है उसके अनुसार क्या होता है, घटता है। तो आपका बी का सही उत्तर हो जाएगा, परमाणु आमाप के साथ घटता है। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन आपको करेक्ट करना है। तो ये हो गया हमारे सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। उसके बाद 3 और 4 अंक वाले प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 से शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल पे। तो आज मैं आपको कक्षा 11वीं रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री के जो आपकी प्रश्न बैंक है उसका चैप्टर 3 है, उसके सॉल्यूशंस आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है। साथ ही साथ चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। जैसा कि मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स की कमेंट आ रही थी, उनको चैप्टर 3 जो है वो बन नहीं पा रहे हैं प्रश्न बैंक के सॉल्यूशंस, तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको चैप्टर 3 बताने वाली हूँ। और साथ ही जो इसके ऑब्जेक्टिव है वो भी हम देखेंगे। पर सबसे पहले हम जो 3 से 4 अंक वाले प्रश्न है वो देख लेते हैं। वो सबको कठिन लग रहे थे, बहुत सारे स्टूडेंट जिन्हें वो नहीं बन रहे थे, तो वो देखेंगे। साथ ही हम ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे। तो इसके लिए आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, इसी चैनल पे आपको सारे विषयों के ऑब्जेक्टिव भी मिलेंगे। तो उसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। आपको सबसे पहले क्वेश्चन आंसर्स को याद करना है, क्योंकि इनको याद करने में आपको समय भी लग रहा है, इसलिए आप पहले ये याद कर लेंगे। उसके बाद में आपको ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएंगे, तो बहुत जल्द मिलने वाले ऑब्जेक्टिव, इसकी टेंशन आपको नहीं लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 दिया है 3 से 4 अंक का। आपको क्या करना है, आवर्त तालिका जो बनी हुई है आपकी, उसमें से आपको कुछ प्रश्नों से दिए संबंधित। तो यहाँ पर 4 प्रश्न है। सबसे पहला है उस वर्ग के तत्व का, यहाँ वर्ग का नाम नहीं पूछा, सिर्फ तत्व का नाम पूछा। साथ ही क्या बताना है, उस तत्व का नाम बताना है जिसकी प्रकृति क्या हो, 2 इलेक्ट्रॉन की त्यागने की हो। तो 2 इलेक्ट्रॉन जो त्यागेगा वही यहाँ पर उत्तर आपका होगा। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से लिखना है। तो देखिए वो कौन सा तत्व होता है, वो सारे होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको लेकिन पूछा गया है उस वर्ग के कोई भी एक तत्व आप यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है बेरिलियम, तो यहाँ पर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम। तो ये सारे आप यहाँ पे इनमें से कोई भी एक तत्व का नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक तत्व के नाम लिखना है। तो जो ऐसे तत्व है जो क्या करते हैं, जिनके पास 2 इलेक्ट्रॉन की त्यागने की प्रकृति, इसी कारण तो इन पे 2 होता है। जैसे कि कैल्शियम पे धन 2 होता है, मैग्नीशियम पे धन 2 होता है। क्यों होता है इन पे, क्योंकि ये 2 जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं ये दान कर चुके होते हैं यहाँ, यानी कि त्यागने की प्रवृत्ति इनको कहते हैं। तो दान कर चुके हैं, इसलिए इनके ऊपर क्या होता है, धन 2 होता है। तो ये समूह 2 के सारे तत्व इसी में आते हैं। तो जो मैंने बताया आपको, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, स्ट्रोंशियम, रेडियम, ये वाले सारे आपके इसमें तत्व आ जाएंगे। उसके बाद में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, उस वर्ग के से एक तत्व का, फिर अगेन आपको एक तत्व का नाम बताना है। तो वो तत्व का नाम क्या होगा आपको ये बताना है। लेकिन साथ ही क्या बताना है आपको यहाँ पर, जिसकी प्रकृति 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की हो। तो वो तत्व कौन सा है, तो वो समूह 16 का तत्व है ऑक्सीजन। इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो क्या करता है यहाँ पर, आपको पता होगा ऑक्सीजन पे इस प्रकार से कितने ऋण होते हैं, यहाँ पर 2 ऋण होते हैं। तो आपको इसी प्रकार से क्या करता है, जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो ग्रहण करता है। तो सारे यहाँ से आप कोई भी तत्व लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन लिखा है, आप चाहे तो और अलग भी लिख सकते हैं। एक ही तत्व का कोई भी नाम लिखने के लिए कहा गया है। अब तीसरा प्रश्न है, यहाँ पर आपको तीसरे प्रश्न में क्या लिखना है, यहाँ पर बताना है उस वर्ग के एक तत्व का नाम लिखना है जिसकी प्रवृत्ति क्या हो, 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने की हो। अब याद रखिए 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए बोला तो कोई भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे। जैसे कि मैं सोडियम भी लिख सकते हैं, लिथियम हो गया। इस प्रकार से आप यहाँ पे दोनों तत्वों में से कोई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख देंगे लिथियम, और उसका संकेत भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका लिथियम, जिसमें क्या होती है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर त्याग करता है। तो इसी कारण क्या होता है, इन पे लिथियम पे धन 1 होता है, सोडियम पे धन 1 होता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं। तो आप सोडियम भी लिख सकते हैं यहाँ पर, दोनों में से कोई भी एक लिख दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वर्ग के एक तत्व का नाम लिखिए जिसकी प्रकृति क्या हो, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की हो। तो यहाँ पर आपको लिखना है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या होती है, यहाँ पर समूह 17 से होती है। तो आप यहाँ से कोई भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर फ्लोरीन यानी F लिखा है, आप अपने अनुसार और लिख सकते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन। तो ये आपको लिख लेना है, ये आपका हो गया। उसके बाद में बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। यहाँ पर आपको क्या करना है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखना है। तो जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन, सिर्फ नाम लिखना है, यहाँ पर डिटेलिंग नहीं करना है, क्योंकि 3 से 4 अंक में, तो यहाँ मैक्सिमम आपको मिल जाएगा। चाहे तो डिटेलिंग भी कर सकते हैं। तो प्रभावित करने वाले यहाँ पे 3 मुख्य कारक होते हैं जो प्रभावित करते हैं संयोजकता इलेक्ट्रॉन को। तो पहला कारक कौन सा है, संयोजक मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको एन से दर्शाते हैं, हम देख चुके हैं। इसका मैंने पूरा चार्ट भी आपको बता दिया था। जो चैप्टर 2 का मैंने सॉल्यूशन बताया उसमें आप देख सकते हैं, उसमें पूरा आपको यहाँ पर क्वांटम संख्या से संबंधित पूरा प्रश्न मिल जाएगा।
दूसरा है नाभिकीय आवेश, जिसको जेड से प्रदर्शित करते हैं। ये नाभिकीय आवेश जो होता है ये भी क्या करता है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन को प्रभावित करता है। उसके बाद क्रोड इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये भी प्रभावित करती है। यहाँ पर आपको तीनों पॉइंट वाइज उत्तर लिख देना है। तो ये कारक हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। आपको तत्वों के संयोजन से बने यहाँ पर यौगिकों के सूत्र लिखना है। तो मैं यहाँ पे आपको पूरी अभिक्रिया बता देती हूँ आप कैसे बनाएंगे। तो आपको बैलेंसिंग भी मैं बता दे रही हूँ, आपको इसमें अच्छे से लिख लेना है। जैसे कि जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है लिथियम और ऑक्सीजन। तो लिथियम का संकेत आप जानते हैं, यहाँ पर ये लिथियम का संकेत क्या होता है, Li। ऑक्सीजन का भी आप जानते हैं, ऑक्सीजन को अकेले नहीं लिख सकते क्योंकि गैस में है, तो इसको हमको यहाँ पर अणु रूप में यानी O2 के रूप में लिखना होगा। दोनों का संयोजन कराएंगे आप, तो लिथियम प्लस O2, तो आप जानते हैं लिथियम पे कितने धन, 1 धन, ऑक्सीजन पे कितने ऋण, 2 ऋण। तो बस क्रॉस करना है आपको समीकरण को बैलेंस। तो लिथियम का आपने क्रॉस करा तो Li पे जो धन 1 होता है वो बैलेंस हो गया, यहाँ पे 2 आ गया, और ऑक्सीजन में यहाँ पर क्या हो गया, O2। तो हम इसको लिखते हैं, तो यहाँ पे Li2O हो जाएगा। इसका जो सही सॉल्यूशन बनेगा वो Li2। लेकिन यहाँ पे बैलेंस है क्या समीकरण, नहीं, पहले हमने Li2O बना लिया। तो लेकिन इस तरफ आपको कितने दिख रहे हैं, सिर्फ Li है। अब Li है तो यहाँ पर 2 है, इसको आप बैलेंस करना है। सामने ऑक्सीजन 2, तो यहाँ पर 2 लगा दिए, तो ऑक्सीजन 2 बैलेंस हो गए। लेकिन Li 4 बढ़ गए, तो यहाँ पर आपने 4 लगा दिए, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही हो गया। तो इसको समीकरण को बैलेंस करना भी आपको आना चाहिए, इस प्रकार से आपको करना है। चलिए दूसरा क्या दिया है, सोडियम और क्लोरीन का दिया। तो ये तो बहुत सरल है, सोडियम और क्लोरीन, क्योंकि सोडियम पे होता है धन 1 और क्लोरीन पे होता है ऋण 1। तो दोनों को ज्वाइंट कर देंगे तो दोनों आपस में बैलेंस हो जाएंगे, क्योंकि दोनों पे बराबर के धन ऋण है, तो NaCl बन जाएगा। इसको सोडियम क्लोराइड यहाँ पर कहा जाता है, ये साधारण भाषा में इसको सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। अब उसके बाद में बढ़ते हैं तीसरा आपको दिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो H2 यानी हाइड्रोजन हो गया, क्योंकि ये भी गैसीय अवस्था में, और ऑक्सीजन भी, तो इनको अणु रूप में लिखना आवश्यक है। H2 प्लस O2 को करा आपने तो ज्वाइंट आपको पता है जल बनता है H2O। लेकिन संख्या बैलेंस है क्या, नहीं। यदि मैं H2O सिर्फ H2O लिखूं तो संख्या बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन तो 2 दिख रहा है, तो यहाँ 2 लगा देंगे ऑक्सीजन के लिए, तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हो गए। तो हाइड्रोजन को बैलेंस कर देंगे, यहाँ हाइड्रोजन के सामने भी 2 लगा देंगे, तो समीकरण बैलेंस हो गया। चौथा देख लेते हैं। चौथा आपको पूछा गया सिलिकॉन और ऑक्सीजन। तो सिलिकॉन का संकेत आपको पता है, ऑक्सीजन का भी पता है, तो जो साधारण समीकरण यहाँ पर बनेगा वो SiO2 बन जाएगा हमारा। इस प्रकार से आपको सॉल्यूशन यहाँ करना है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लिए, हमने यहाँ पर Si पे 4+ लिए हैं और ऑक्सीजन पे ऋण 2 है। तो आप समझ रहे होंगे Si2O क्यों नहीं बना। तो Si2O इसलिए नहीं बना क्योंकि यहाँ पर हमने Si पर 4 लिए, तो यहाँ 4 गए, यहाँ पर 2। तो इसको मैं आपको अच्छे से बताती हूँ आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले Si लिया, फिर O लिया। तो अब यहाँ पर Si जो हमारा बन रहा है, आपने सोच रहे होंगे कि Si2O क्यों नहीं बना, क्योंकि Si पे यहाँ धन 4 है, तो यहाँ पर जो ये हमारा 4 है यहाँ पर जाएगा, और ये 2, ये इस प्रकार से बैलेंस हो जाएगा समीकरण। तो हम इसको Si यहाँ से 2 से हम इसको बैलेंस करेंगे तो क्या बनेगा, SiO2। तो यही हमारा इक्वेशन बना है। तो आप समझ गए यहाँ से अब इसको कैसे सॉल्यूशन करना है। चलिए आगे का देख लेते हैं। आगे का प्रश्न यहाँ पर आपको पूछा गया है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 है, उस आधार पे आपको बताना है, जो निम्न तत्व दिए हैं उस आधार पे आप बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की संरचना में क्या परिवर्तन होगा। तो कुछ एग्जांपल भी, तो देखिए क्या परिवर्तन होगा। आयन लिखना है, लेकिन उनके आपको यहाँ चीज नोट रखना है। जो आयन है जैसे कि सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, इनके आपको आयन लिखना है, साथ ही इनके परमाणु क्रमांक भी दिए गए। तो अब मैं बताती हूँ आपको सल्फर में क्या चेंज होगा। तो जो सल्फर है उसका परमाणु क्रमांक 16 है। चूंकि ये क्या कर रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण और त्यागने की प्रवृत्ति करेगा, तो दोनों में से जो इलेक्ट्रॉन है वो सारे ग्रहण और त्यागने की प्रवृत्ति करेंगे, तो उस आधार पे इन पे क्या आएंगे, प्लस और माइनस आएंगे। चूंकि ये सल्फर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इसी कारण इस पे क्या आएंगे, -2 आएंगे। तो 16 से इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके, 18, मतलब 18 इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा। तो इस पे ऋण 2 आ गए। यहाँ पर आपको इक्वेशन क्लियर हो गई। अब मैं क्लोरीन का बता देती हूँ। क्लोरीन क्या करता है, जो 17 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिया गया है, वो आर्गन के परमाणु क्रमांक प्राप्त करने के लिए, उसके 17 होता है, तो प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो उस पर -1 आ जाएगा। तो ये सारी प्रोसेस आपको करना है इसके लिए। उसके बाद में बात करती हूँ पोटेशियम। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक आपको पता है कितना होता है, 19 होता है। तो यहाँ पर हमें चाहिए कितना, 18। तो इसको 1 त्याग करना होगा, तो 1 त्याग करेंगे तो इस पर +1 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर इसकी इक्वेशन 18 बनाने के लिए हमें 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर त्यागने की जरूरत होगी। तो ये पूरी प्रोसेस जैसा मैंने पहले बता दिया, त्यागने और ग्रहण करने की प्रवृत्ति के आधार पर क्वेश्चन है, तो उसी को आधार पर आपको निकालना है। अब कैल्शियम का भी सेम इसी प्रकार से होगा। जब कैल्शियम इलेक्ट्रॉन 2 दान करेगा, क्योंकि उसका परमाणु क्रमांक 20 है, तो यहाँ पर वो जैसे ही 2 दान कर देगा तो आर्गन की बराबरी कर लेगा। तो जैसे ही 2 दान करेगा उस पर धन 2 आयन आ जाएंगे। तो ये सारे आयन आपको कर लेना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद जो 5वां क्वेश्चन है वो देख लेते हैं।
और साथ ही आप समझ गए होंगे मुझे जो आपकी बुक है केमिस्ट्री की जो आपको स्कूल से मिली होंगी उस बुक से आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है। यदि आप सर्च करना चाहते हैं तो उसमें से भी सॉल्यूशंस आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, उसको सर्च कर सकते हैं। हाँ, पर आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी क्योंकि इसमें बहुत सारा सॉल्यूशंस आपको सर्च करना है, पहले क्वेश्चंस को फाइंड आउट करना है, उसके बाद में बहुत सारे आपको जो मिक्सअप हो रहा है क्वेश्चन उनमें से ही छांटना है। जैसे कोई पैराग्राफ उसके अंदर भी डीपली आपको क्वेश्चन पूछे गए, बहुत ज़्यादा डीपली पूछे गए। जो चैप्टर 3 है उसके तो मैक्सिमम आपको क्वेश्चन मिलेंगे, पर बहुत डीपली क्वेश्चन है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें चैनल को, क्योंकि प्रश्न बैंक के सारे विषयों के सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आधुनिक आवर्त तालिका में तत्वों की व्यवस्था का भौतिक आधार क्या है। तो मैं बता देती हूँ, जो आवर्ती फलन होते हैं तत्वों वहां पर किस पे आधार पे हैं, तो मोस्टली द्वारा दो प्रतिपादित है तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण के परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन, मतलब किसका आधार है। तो इसका उत्तर एक लाइन में आप लिख सकते हैं कि जो तत्वों की व्यवस्था का भौतिक आधार है वो है परमाणु क्रमांक। इस आधार पर पूरी बनाई गई है। जो आधुनिक आवर्त सारणी पूछी, याद रखिए आधुनिक पूछी है, तो उसका आधार क्या है, ये परमाणु क्रमांक ही है। तो आपको उत्तर लिखना है इस प्रकार से। तो यहाँ से आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। चाहे तो आप इसमें आवर्त सारणी के आधार पे भी लिख सकते हैं कि इसमें आवर्त है, ये तो सभी को पता होता है। यहाँ पर क्षैतिज आवर्त जो होते हैं और साथ ही समूह भी पता होता है, ऊर्ध्वाधर होते हैं। तो ये पूरा आपको नॉलेज है, इतना तो आपको लिख लेना है। तो अब समझ गए होंगे आप मुझे कितनी सारी मेहनत करना पड़ रहा है, 2 से 3 बुकों का लेना पड़ रहा है सॉल्यूशन, साथ ही और अन्य विषयों की भी बहुत मेहनत लग रही है। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही सारे विषयों के ऑब्जेक्टिव भी जल्द आएंगे। सबसे पहले आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करना है। मैं पहले आपको ये क्वेश्चन सॉल्यूशन इसलिए प्रोवाइड करा रही हूँ क्योंकि आपको बहुत टाइम लगने वाला है इनको याद करने, इनको समझने में, लिखने में। और साथ ही ऑब्जेक्टिव तो आप बहुत जल्दी याद कर लोगे, इसलिए पहले कोशिश करिए कि ये सारे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाए लिखकर, उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव पर आ सके। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार से दिया गया है, वर्ग 17 के तीसरे आवर्त में आने वाले तत्व का परमाणु क्रमांक, साथ ही आपको यहाँ पर उनका नाम और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और संयोजकता लिखना है। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो जो वर्ग 17 का यहाँ पर तीसरा आवर्त का तत्व है, तो वर्ग की बात करें तो वर्ग 17 जो यहाँ पर आता है हेलोजन तत्व है, यहाँ पे क्लोरीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन। तो यहाँ पर देखिए तीसरा आवर्त, यहाँ ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन आ रहा है तीसरे आवर्त में, तो ब्रोमीन का आपको लिखना है। आपको इस प्रकार से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया, मतलब यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है, ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक, ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उसकी संयोजकता। तो आप सभी को अच्छे से पता होगा ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक 35 यानी कि 35 होता है। इसका नाम तो ब्रोमीन है, तो यहाँ पे आपको लिख लेना है। तो ये आपको जो तत्व पूछा गया है इस आधार पे, तो यहाँ पर आपने लिखेंगे, यहाँ नाम में लिखेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p5। ये आपका पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। आप इसको काउंट भी कर सकते हैं, जैसे कि 2 + 2 4 6 10 + 2 12 12 + 6 18 + 2 20 20 + 10 30 और ये 5 35 हो जाएगा। पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रम से इसको लिख देना है। संयोजकता पूछी गई है चौथे नंबर पे, तो संयोजकता ब्रोमीन की एक होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। पूरा ब्रोमीन का यानी कि जो वर्ग 17 का है उसके यहाँ पर आपको पूछे गए तीसरा आवर्त, तो जो कि ब्रोमीन है, तो इसका पूरा आपको लिख लेना है। इसी प्रकार से अन्य तत्वों के भी आ सकता है, जैसे कि क्लोरीन या और कोई तत्व के भी आ सकते हैं, तो इसको आपको नोट करना है, घुमा फिरा के आपको पूछा जाता है। 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको 8वां प्रश्न पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या करना है, जो ब्लॉक है एस पी डी और एफ, इन ब्लॉकों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एस ब्लॉक का देख लेते हैं। एस ब्लॉक का क्या होता है, एन एस में 1 से 2 तक के इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 to 2। और उसके बाद पी ब्लॉक में क्या होता है, एन एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एन पी में 1 से 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तीसरा ब्लॉक है डी ब्लॉक, इसे अंतर संक्रमण तत्व जो होता है, तो n-1 डी में 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और NS 1 से 2 तक के इसमें इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। आखिरी ब्लॉक है चौथा ब्लॉक, एफ ब्लॉक, अंतिम ब्लॉक। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, n-2, एफ में 1 से 14, n-1 डी में 0 से 1, NS 1 to 2 इतने इलेक्ट्रॉन इसमें हो सकते हैं। तो ये आपको लिखना है इस प्रकार से, ये लिख देंगे आप। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा सॉल्यूशन। उसके बाद में बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। यहाँ पर आपको क्रम पूछा गया है, जो क्रम बनाना है IUPAC नाम के अनुसार बनाना है। तो जो IUPAC नाम है यहाँ से आपको नंबरिंग दिए गए, थोड़ा यहाँ पर देखिए आपको ध्यान देना होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा दिखते हैं वो डिफिकल्ट बट होते नहीं है। तो यहाँ पर जो 1 है और 2 इनकी वैल्यू पहले से इस प्रकार से दी गई है। 1 के लिए आपको UN दिया गया और 2 के लिए भी है। तो यहाँ पे अन और बी दिया गया है, इनको जोड़ के IUPAC नाम बताना। तो देखिए मैं कैसे बताती हूँ, उसको आपको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो संख्या दी है वो है 101। इसके लिए कोडिंग याद रखना, जैसे कि यहाँ पे दिया गया अन 1 के लिए आएगा और 2 बी के लिए। तो यहाँ पे 2 तो आया नहीं, मतलब 101 ही आएगा। और याद रख लीजिए 0 के लिए मैं बता देती हूँ क्या आता है। 0 के लिए आता है नील, NIL, ये 0 के लिए आता है।
तो आपको मैंने बता दिया, आप 0 के लिए क्या लिख दोगे, नील यानी कि NiL। तो यहाँ पे तो 1 है, 1 के लिए यहाँ पर अन दिया गया है कोड, तो अन, फिर 0 के लिए क्या आ जाएगा, नील, फिर 1 के लिए अन। और जब IUPAC नाम बताते हैं तो IUM जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है पहले से, तो यहाँ पे EM आता है, सब में IUM कॉमन रहता है, आपको ये लगाना है। तो क्या बन जाएगा, अन हो गया आपका यहाँ पर 1 का, फिर नील हो गया 0 का, फिर अन हो गया 1 का, और EM सब में आता है। तो अननील अनियम, ये हो गया अननील अनियम। यहाँ पर आपका पहला 101 का IUPAC नाम। दूसरा पढ़ते हैं, क्या दिया है 102। तो 1 यहाँ पर क्या आता है, 1 का दिया अन, उसके बाद में 2 भी आया है, पहले 0 का नील लगा देंगे और 2 का क्या आ जाएगा यहाँ पर BD का। तो अननील BM, यहाँ पर IM तो सब में आएगा, यहाँ पर आपको लगा देना है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले, यहाँ पर 110 दिया है, तो 110 को भी इसी प्रकार से लिख देंगे। तो कैसे लिखेंगे, 1 के लिए फिर से अन आएगा और 1 के लिए अन, तो अन 2 बार आ जाएगा, 0 के लिए नील आ जाएगा और EM सब में आएगा, तो अन 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 नील EM हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर बढ़ते हैं 101 की ओर, तो यहाँ पर 1 के लिए सबके लिए 3 बार अन आ जाएगा और EM, तो यहाँ पर 3 बार अन और EM, अन अन EM हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 पूरा IUPAC नाम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आपको धात्विक क्रम के अनुसार बनाना है, तो कुछ धातुएं दी है, मैं सीधा आपको यहाँ पर क्रम बता देती हूँ। सबसे जो सर्वाधिक यहाँ पर पूछा गया सोडियम यानी कि यहाँ पर Na, मैग्नीशियम यानी कि Mg, बेरिलियम यानी कि Be, सिलिकॉन यानी कि Si और फास्फोरस यानी कि P। तो इसी क्रम में आपको जमाना है, इसमें चेंजेस नहीं करना है, सही उत्तर है। इसको आपको क्रम से जमाना, जो आपको धात्विक क्रम पूछा गया। उसके बाद यहाँ पर आपको 11वां प्रश्न में नेक्स्ट में क्या क्या पूछे गए हैं, तो यहाँ पर आपको आवर्त और वर्ग में परिवर्तन समझना है। मैं इसकी पूरी सब परिभाषा बता देती हूँ आपको, क्योंकि आपको समझने में बहुत आसानी रहेगी। तो मैं यहाँ पर आपको आयनिक त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन बंधुता, आयनन विभव यानी कि आयनन ऊर्जा, और साथ ही यहाँ पर जो परमाणु त्रिज्या, ये सभी मैं आपको बता देती हूँ, जिससे कि क्या हो, आपको समझने में बहुत आसानी हो। तो ये परिभाषा आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो आयनिक त्रिज्या किसे कहते हैं, जब जो भी हमें नाभिकों के बीच की दूरी जो हम ज्ञात करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना हो या त्यागना, तो जो हमें ऊर्जा लगेगी आयनिक त्रिज्या, वो यहाँ पर कही जाती है आयनिक त्रिज्या। तो ये परिभाषा हो गई। अब इसका वर्ग में और आवर्त में परिवर्तन कैसा होता है। तो आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे, यदि आप ऊपर से नीचे चले तो आयनिक त्रिज्या बढ़ेगी, यानी कि आयनिक त्रिज्या में वृद्धि। लेकिन आवर्त परिवर्तन में बाएं से दाएं चलने पर क्रमांक 1 से 14 घटने पर ये माइनस हो जाएगी, जबकि यहाँ बढ़ रही थी। तो ये आपको लिखना है इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप ये नोट कर लेंगे। उसके बाद बढ़ते हैं अगले की ओर। अगले की परिभाषा बता देती हूँ, परमाणु त्रिज्या, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो परमाणु त्रिज्या में मैं आपको परिभाषा बता दे रही हूँ, ताकि कोई भी दिक्कत ना आए और आप इसको आसानी से लिख सकें। तो जो परमाणु त्रिज्या की परिभाषा होगी, किसी परमाणु की नाभिक तथा बाह्यतम जो बल होता है कोश के इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी को ही परमाणु त्रिज्या कहते हैं। ये आपको लिखना है। आवर्त वर्ग में क्या परिवर्तन होते हैं, चलिए वो देख लेते हैं। इस पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं बहुत बार, कि जो क्रमक परिवर्तन है उसका अंतर स्पष्ट करना है आपको, या परिवर्तन कैसा होता है। तो क्या होता है, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, मतलब प्लस में। लेकिन अब यहाँ पर देख ले, इसमें वृद्धि तो होंगे, आकार बढ़ते हैं, जैसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, ये आकार बढ़ते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। उसके बाद आवर्त में क्या परिवर्तन होगा, इसमें भी सेम, बाएं से दाएं चलने पर जो परमाणु त्रिज्या है वो कम होती है, आवर्त में परिवर्तन हुआ। उसके बाद अगली क्या दी गई है, अगली यहाँ पर आपको आयनन ऊर्जा दी गई है। यहाँ पर जो आयनन ऊर्जा, आपको आयनन विभव इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर बाएं से दाएं चलने पर नाभिक आवेश बढ़ता है, किंतु परमाणु त्रिज्या क्या होती है, घटती है। तो बाएं से दाएं की पहली बात हो रही, तो यहाँ पे भी घटती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन के कारण यहाँ पर जो आयनन ऊर्जा वो किस प्रकार से घटती बढ़ती है, आपको यहाँ पर दिया गया। वर्ग की बात कर लेते हैं। तो किसी वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ परमाणु आकार में वृद्धि होगी, जैसे मैंने बताया। तत्व का जो बढ़ते जाता है परमाणु क्रमांक इस प्रकार से, तो उनका आकार भी बढ़ते जाता है, यहाँ आकर्षण कम हो जाता है। तो यहाँ पर आयनन ऊर्जा का जो मान है वो घटने लगेगा, ये आपको लिख लेना है इस प्रकार से, पूरा सॉल्यूशन ये लिखना। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। इलेक्ट्रॉन ग्रहण लब्धि या एंथैल्पी, यह इलेक्ट्रॉन बंधुता इसे कहा जाता है। तो इसके आपको उदाहरण द्वारा यहाँ पर चाहे तो पूरी परिभाषा लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको इलेक्ट्रॉन बंधुता की परिभाषा इस प्रकार से बता दे रही हूँ, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, ये क्वेश्चन भी आप इसमें लिख सकते हैं। तो ये चाहे तो क्रमागत इलेक्ट्रॉन बंधुता आपको इंपॉर्टेंट है, ये भी आप कर सकते हैं। अब देखते हैं क्रम। तो अब यहाँ पर सबसे पहले आवर्त का परिवर्तन देखते हैं, क्या कुछ परिवर्तन होता है आवर्त में। तो बाएं से दाएं चलने पर आवेश बढ़ता है, परमाणु आकार भी बढ़ता है, जैसे मैंने बताया। तो फलस्वरूप क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नाभिक के बीच का आकर्षण बढ़ता जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन बंधुता का जो मान है वो बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर दोनों बढ़ रहे हैं, मतलब यहाँ पर प्लस में होगा। लेकिन किसमें, जब हम बाएं से दाएं आवर्त की ओर चले, तब अब वर्ग में क्या कुछ होगा, आपको परिवर्तन पूछेगा तो ये पूरे लिखना जरूरी है। उसके बाद किसी वर्ग में चलने पर नाभिक के आवेश में वृद्धि नहीं होती, परंतु क्रमांक बढ़ने के साथ परमाणु आकार बढ़ता है, जिससे
अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन नाभिक के मध्य आकर्षण कम होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन बंधुता घटेगी यानी माइनस में आएगी। तो ये इस प्रकार से लिखना है। उसके बाद यहाँ पर विद्युत ऋणात्मकता आपको पूछी गई है। तो यहाँ पर विद्युत ऋणात्मकता चाहे तो क्या होती है वो लिख सकते हैं, किसी तत्व परमाणु की आकर्षित करने की क्षमता अपनी ओर। तो यहाँ पर आवर्त बाय से दाएं चलने पर क्या होगा, आवेश बढ़ने के कारण क्या होता है, यहाँ पर परमाणु आकार इसका बढ़ते जाता है या आवर्त में, और साथ ही क्या होगा इससे वर्ग में जो होगा परिवर्तन, इससे जगह मान बढ़ेगा तो ऊपर से नीचे चलने पर विद्युत ऋणात्मकता नियमित रूप से घटते जाती है, मतलब ऊपर से नीचे आप चलोगे तो घटते जाएगी। इसी का उदाहरण स्वरूप आप यहाँ पर देख सकते हैं आवर्त और वर्ग में कितना अंतर दिया गया है। ये वर्ग आपको दिख रहा है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, यहाँ पर लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस प्रकार से आपको दिए गए हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन इस प्रकार से आपको यहाँ पर दिए गए। तो इस प्रकार से आप ये देख सकते हैं आवर्त और वर्ग सारणी के अनुसार भी आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा, जल्द तुरंत समझ में आ जाएगा आपको ये आवर्त सारणी। जैसे आप देखते हो तो आपको पूरा क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पर हमने केमिस्ट्री के चैप्टर 3 के पूरा सॉल्यूशन देखा, सारे जो आपको वस्तुनिष्ठ है वो भी देख लिया हमने, सारे क्वेश्चंस के आंसर भी। और इसी प्रकार के सारे वीडियो के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी को इसका सॉल्यूशन मिल सके। और साथ ही सारी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, जहाँ पर आपको सभी विषयों की पीडीएफ मिल रही है। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि कक्षा 11वीं के सभी विषयों के प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन आपको यहीं पर मिलेंगे, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल पे। तो आज मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ चैप्टर 6 का केमिस्ट्री का पूरा A to Z फुल सॉल्यूशन। यानी कि यहाँ पर हम चैप्टर 6 के सारे ऑब्जेक्टिव, महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव तो देखेंगे ही, साथ ही सभी प्रश्नों के उत्तर भी देखेंगे। तो आपको वीडियो को पूरे अंत तक देखना है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसके पहले हम चैप्टर 3 तक के पूरे कंप्लीट सॉल्यूशन देख चुके हैं, जहाँ पर मैंने आपको सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न और साथ ही सभी प्रश्नों के उत्तर भी बता दिए हैं। तो यहाँ पर पूरा चैप्टर 6 हम शुरू करते हैं। यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो देख लेते हैं। यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, ये प्रश्नों को हम सॉल्व करते हुए चलते हैं। तो पहले प्रश्न में है, किसी तंत्र को बंद तंत्र कहा जाता है यदि वह परिवेश के साथ विनिमय करता है। तो यहाँ पर तंत्र के जो प्रकार होते हैं वो अलग अलग होते हैं। बंद तंत्र होता है, खुला तंत्र होता है, निकाय तंत्र, अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो उसमें से हम बंद तंत्र कब कहेंगे, जब वो परिवेश के साथ विनिमय करता है। यदि वो परिवेश के साथ विनिमय करता है तो किस प्रकार से होगा, जैसे कि ऑप्शन है द्रव्य ऊर्जा का दोनों का विनिमय करता है, या केवल द्रव्य ऊर्जा में से दोनों का नहीं सिर्फ ऊर्जा का करता है, या द्रव्य का नहीं केवल ऊर्जा का। इसका सही उत्तर है आंसर सी नंबर का, वो क्या करता है, केवल ऊर्जा का विनिमय करता है, यानी कि द्रव्य का नहीं करता। तो सही उत्तर आपका सी नंबर का हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 2। यहाँ पर आपको दिया गया है, निम्न में से कौन सा एंथैल्पी परिवर्तन सदैव ऋणात्मक होता है, ये आपका प्रश्न है। इनमें से ऑप्शन कोई भी नहीं है। आंसर, इसका सही आंसर मैं बता देती हूँ आपको, दहन की एंथैल्पी जो है वो ऋणात्मक क्या करती है, सदैव ऋणात्मक जो एंथैल्पी है उसको परिवर्तित करती है। जब आप दहन एंथैल्पी निकालते हो मान, तो हमेशा क्या आता है, वो ऋणात्मक प्रदर्शित होती है। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। या हो सकता है यहाँ पर गहन की जगह पे आप दहन लिख दे तो वो दहन टाइप कर सकते हैं, यहाँ पर हो सकता है मिसप्रिंट हो गया हो, तो यहाँ पर दहन आना चाहिए। सही उत्तर वैसे इसका दहन एंथैल्पी ही होगा। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको पूछा गया, एक बम किलोमीटर द्वारा इनमें से किन का मापन किया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जो बम कैलोरीमीटर है इसमें कैलोरी और ताप का मान जो है वो मापा जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे QV, यानी कि डी नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं अगला प्रश्न है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार क्या होता है। बहुत सरल है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। इस नियम के आधार पर आपको बताना है क्या इनमें से ऑप्शन जो है कौन से सही है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए नंबर का डेल ई इज इक्वल टू होता है Q प्लस W। तो यहाँ पर ये आपको ऊष्मा और कार्य के अनुसार बताया जाता है। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम होता है। ये आपका सही ऑप्शन हो गया ए नंबर का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि गैसीय अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादकों के मोलों की संख्या समान हो तो इनमें से कौन सा जो समीकरण है वो बिल्कुल सही होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन को ध्यान से नोट करना है। तो ये देखिए इस प्रकार से आपको ऑप्शन दी, यहाँ पर डेल H इज इक्वल टू डेल ई है। यहाँ पर डेल H जो है वो बड़ा हुआ है डेल ई से, डेल H यहाँ पर कम है डेल ई से, और यहाँ पर दोनों इसके इक्वल है 0 के, बट दोनों इक्वल 0 के नहीं होते हैं, ये कभी होते नहीं कंडीशन। और सही कंडीशन है हमारी ए नंबर की, जहाँ पर क्या होते हैं डेल H जो प्रक्रम होता है वो डेल ई के बराबर होता है। तो सही उत्तर कौन सा हो गया आपका, ए नंबर का।
तो ये तो हो गए हमारे सारे पांचों ऑब्जेक्टिव। अब 5 अंक वाले प्रश्नों के उत्तर शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन इस प्रकार से दिए गए। यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें मुझे डाउट है, तो यहाँ पर डेल यू होना चाहिए। तो जो डेल यू रहता है उसके आधार पर आपको डेल एस का मान निकालें, वो भी किसके लिए, किसी विलगित निकाय के लिए। अभी हमने देखे ना यहाँ पर तंत्र, वो वैसे ही तो विलगित निकाय के लिए आपको यहाँ पर पूछा गया है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं किस प्रकार से आप इसको हल करोगे। तो यहाँ पर मैं आपको डेल यू का बता देती हूँ, यहाँ पर जो सही करेक्ट में होना चाहिए। उसके बाद बाकी के भी सारे प्रश्नों के उत्तर हम इसी वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि आपके जो दोस्त हैं उनकी भी हेल्प हो सके। तो पूरा सॉल्यूशन देख लेते हैं फटाफट क्वेश्चंस का। तो जो एक्चुअली में क्वेश्चन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, डेल यू इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पर डेल आपको करेक्ट करना है। तो यदि वो 0 है इसके लिए डेल एस का मान क्या होगा। तो बुक में भी आप मैच करोगे तो आपको डेल यू ही दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है एंट्रोपी के लिए हम बता रहे हैं। और साथ ही भी हमने देख लिया धन जो होता है, वहाँ पर धन के लिए जो एंथैल्पी होती है वो हमेशा कैसी होती है, ऋणात्मक। तो यहाँ पे एंट्रोपी विलगित निकाय के लिए बता रहे हैं, विलगित तंत्र के लिए। तो शुरू करते हैं हम यहाँ से इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो एक विलगित तंत्र की एंट्रोपी सदैव कैसी होती है, धनात्मक होती है, यानी कि डेल एस कैसा होगा, ग्रेटर देन 0। यदि धनात्मक है तो ये प्रक्रम बनता है, क्योंकि जो डेल यू है वो किसके इक्वल है, यू के, अर्थात ऊर्जा कारक अभिक्रिया के लिए कोई महत्व नहीं रखता है, ये आपको बताना है। स्वतः परिवर्तित के लिए यहाँ पर डेल एस करना है आपको। डेल एस यहाँ पर जो ये दिख रहा है उसको डेल एस सुधार लेंगे, वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। क्योंकि हम जो एंट्रोपी है वो धनात्मक है तो पॉजिटिव होंगे। यहाँ पर हमने जैसा ग्रेटर देन 0 बताया तो धनात्मक होना चाहिए। तो ये आपको इतना लिख देना है। इसके लिए यदि एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ से आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। यदि दो गैसें अलग अलग रखी गई है और तंत्र को पूर्णतः उसके परिवेश में विलगित किया गया है, हमने दो गैसें ले ली पर वो अलग अलग रखी हुई है और परिवेश में क्या करा, उनको मिक्सअप किया हुआ है, तो मिलाने पर जो डेल एस होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होता है। और तंत्र में अनियमितता ज़्यादा होती है, मतलब वो एकदम पूरी तरीके से नहीं, आधा मिक्सचर हुआ रहता है। और जो पूरा बात करें तो दोनों को परिवेश कैसे रहते हैं, अलग अलग रखे रहते हैं। तो ये उदाहरण से भी आप इसको समझ सकते हैं। सबसे पहले आपको डेल यू इज इक्वल टू 0 है तो डेल एस का मान क्या होगा, ये ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन था। उसके बाद इसके आगे का सॉल्यूशन देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन का आंसर। तो अब जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका विस्तीर्ण और गहन गुण। यहाँ पर आपको बताने के लिए कहा गया है। इसको मैं आपको दो तरीके से सॉल्व करना बताऊंगी, दो तरीके से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं, वो भी कैसे वो भी बताऊंगी। शॉर्ट में भी इसको चाहे तो लिख सकते हैं, पर ये आपको 5 अंक में पूछा गया तो इसको आपको अच्छे से लिखना है। सारे क्वेश्चन 5-5 अंक के हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले विस्तीर्ण और गहन गुणों के लिए क्या करना होगा, विस्तीर्ण गुण की परिभाषा देख लेते हैं। तो क्या होता है गुण, जिसका मान निकाय में उपस्थित द्रव्य की मात्रा, आमाप या साइज पर निर्भर करता है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लें हम, यानी कि हमें मात्रा देख के पता चलता है। द्रव्यमान की बात करें बाहर की, आयतन ले ले तो ये हम सब क्या पता करते हैं, उनके द्रव्य की मात्रा। यदि हमने कोई बर्तन ले लिया उसमें हमने द्रव्य डाला, पानी डाला, तो हम आयतन पता लगा सकते हो कितनी जगह घेर रहा है। फिर उसकी आंतरिक ऊर्जा हो गई, एंथैल्पी हो गई, ऊष्माधारिता आदि विस्तीर्ण गुण है। तो विस्तीर्ण गुणों के एग्जाम्पल बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इनको तैयार रखें। अब बात करते हैं गहन गुण की। तो गहन गुण क्या होते हैं, वे गुण जो निकाय में उपस्थित द्रव्य की मात्रा, आकार या साइज पर निर्भर नहीं करते। मतलब यहाँ पर साइज का कोई लेन देन नहीं है। जैसे कि अभी बाहर में रहता हम इतना किलो वजन लेते हैं, कुछ भी हम देख के साइज बता सकते हैं, पर यहाँ पर साइज का कोई निर्णय नहीं है। जैसे कि क्या, ताप में तो हमें साइज पता नहीं होता है, ताप है ना, टेम्परेचर वो तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाता है। दाब, ये भी प्रेशर में भी कुछ नहीं होता है। ये सभी क्या है, गहन गुण है। तो यहाँ पर मोलर गुण यहाँ पर जो बताया गया है, CM किसी निकाय के एक मोल के गुण के मान के तुल्य होता है। यदि हमने द्रव्य की मात्रा n ले ले तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, XM इज इक्वल टू x/n। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, जो द्रव्य की मात्रा से कैसा स्वतंत्र। अन्य उदाहरण के लिए आप मोलर आयतन भी ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए वो मोलर आयतन है उसको VM से दर्शाते हैं यहाँ पर इस प्रकार से, और उस जो मोलर ऊष्माधारिता उसको इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विस्तीर्ण और गहन गुण। चाहे तो इसका चित्र बना सकते हैं। यहाँ पर आयतन और ताप के लिए किस प्रकार से गैस में दो अलग अलग विभिन्न प्रकार से बताया गया। इसके बाद एक और जो दूसरे तरीके से मैं बता देती हूँ, आप इसको शॉर्ट में और लिखना चाहते हैं तो 5 अंक में दिया गया तो पूरा लिख सकते हैं। तो यहाँ पहली परिभाषा जो हो जाएगी, निकाय के वे समस्त गुण जो निकाय में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं, विस्तीर्ण या मात्रात्मक गुण भी इन्हें कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना। उदाहरण है, चाहे तो द्रव्यमान, आयतन, ऊष्माधारिता, एंट्रोपी और मुक्त ऊर्जा लिख सकते हैं। फिर इसी प्रकार से बात करें इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, यानी कि किसकी, गहन गुण, इसका दूसरा नाम है विशिष्ट गुण की। तो किसी तंत्र या निकाय के वे गुण जो तंत्र में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते बल्कि उसकी प्रकृति पर निर्भर करते हैं। कौन से गुण कहलाते हैं, गहन, या इसको कहा जाता है विशिष्ट गुण। तो जैसे कि मैंने बताया, ताप हो गया, दाब, पृष्ठ तनाव, घनत्व, मोलर, विशिष्ट ऊष्मा आदि, ये सभी आपको लिख लेना। तो ये दोनों परिभाषा हो जाएगी।
उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। यहाँ पर आपको अगले प्रश्न में बताया गया है, यहाँ पर अगले प्रश्न में आपको ऊष्मागतिकी का शून्यवा नियम या शून्य नियम क्या होता है ये आपको बताना है। तो हम शून्यवा नियम देखने वाले हैं, ऊष्मागतिकी का शून्य नियम क्या होता है, यानी कि जीरोथ लॉ ऑफ जो है थर्मोडायनेमिक्स का। यहाँ पर आपको पढ़ना है, सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। तो ये क्या होता है देख लेते हैं। सबसे पहले तो ऊष्मागतिकी का जो शून्यवा नियम होता है, इसके अनुसार यदि दो निकाय एक तीसरे निकाय के साथ अलग अलग तापीय साम्य है, मतलब जो अलग अलग टेम्परेचर उसके अनुसार, तो वे एक दूसरे के साथ भी कैसे होंगे, तापीय साम्य में होंगे। लेकिन हमने यदि माने, हम इसके अनुसार यदि सपोज करें, तो यदि एक निकाय हम ए ले लें और एक निकाय सी परस्पर कैसे तापीय साम्य है, और हमने जो निकाय लिया है बी और निकाय सी परस्पर तापीय साम्य, मतलब दो यदि है तो वो जो तीसरा है वो भी उसी के साथ तापीय साम्य होगा। तो निकाय ए और बी भी कैसे होंगे, परस्पर तापीय साम्य होंगे। जैसे हम मैथमेटिकल में करते हैं तीन भुजाओं वाले क्वेश्चंस को, वैसे इसके अनुसार आप इसको समझ सकते हैं। इसका चित्र देख सकते हैं आप, जीरो जो यहाँ पर बताए गए ए और बी आपको यहाँ पर दिख रहे हैं निकाय, उसके अनुसार सी निकाय भी दिख रहा है। तो यदि ये दोनों है तो यहाँ पर जो ए और बी होंगे वो दोनों भी कैसे होंगे, तापीय साम्य में होंगे। चाहे तो इसकी पूरी डिटेलिंग भी आप लिख सकते हैं, शून्यवा नियम। यहाँ से आपको कैसे सिद्ध करना होगा, पूरा लिखना पड़ेगा आपको नियम, क्योंकि इसमें पूरा बताया गया। जैसे उसमें चालक की बात करें, पृथकृत है, ए निकाय बी किसी से संपर्क में है, इस प्रकार से। तो परस्पर यदि संपर्क में है तो ए और बी भी परस्पर कैसे हो जाएंगे, तापीय साम्य में हो जाएंगे। तो उनके बीच में रुद्धोष्म दीवार को हटाकर यदि उष्मे चालक दीवार लगाते हैं तो प्रयोग द्वारा ज्ञात होता है कि निकाय ए और बी कैसे है, परस्पर आपस में। यहाँ पर ऊष्मागतिकी की अवस्था में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ से जो ऊष्मागतिकी का शून्य नियम है वो क्या होता है, सिद्ध होता है। तो आपको सिर्फ इतना क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, ये आपका पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये ऊष्मागतिकी का शून्यवा नियम हो गया। इसके बाद हम देख लेते हैं जो अगला प्रश्न है उसका सॉल्यूशन। यहाँ पर अगले प्रश्न में आपको क्या पूछा गया है, जो उष्मा उदासीनीकरण उष्मा है उसके बारे में बताना है। तो जो उदासीनीकरण की एंथैल्पी होती है, इसी के द्वारा आप उदासीनीकरण उष्मा को समझ सकते हैं, वो भी हम देख लेंगे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको उदासीनीकरण की एंथैल्पी को पता लगाना है। तो कैसे होता है, निश्चित ताप पर जब तनु विलयन में किसी अम्ल के 1 ग्राम हम जो लेते हैं तुल्यांक, उसके अनुसार यदि हमने क्या ले लिया, किसी क्षार के 1 ग्राम तुल्यांक से क्रिया कराने पर जो एंथैल्पी में परिवर्तन होता है उसे उदासीनीकरण की एंथैल्पी कहते हैं। तो इसके आगे आपको क्या लिखना है, दोनों हमें क्षार और वो है 1-1 ग्राम लेना है यहाँ पर इस प्रकार से। तो ये जो अभिक्रिया दी गई है आपको इस प्रकार से सॉल्व करना है, ताकि क्या हो, इसमें जो क्रिया होती है, जैसे कि हमने यहाँ पर ले लिया HCl और NaOH। तो यहाँ पर NaOH को से Na किससे समीकरण बना लेगा, Cl से, तो NaCl बन जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर H है और OH, H और OH दोनों आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, H2O, क्योंकि OH पे माइनस और H पे प्लस, तो ये मिलके बना लेंगे H2O। तो यहाँ पर वही समीकरण बन गया। और यहाँ पर साथ ही हमने किसका मान रख दिया है, डेल H का मान यहाँ पर हमने 315 रखा है। तो इस अभिक्रिया से ज्ञात होता है कि 25 डिग्री जो हमें दिया गया है उस आधार पर यदि हम 1 ग्राम अम्ल और 1 ग्राम क्षार की अभिक्रिया कराएं तो हमें 315 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तो ये जो डेल एच है यहाँ पर जो ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है वो 315 हो रही है। उसके बाद में यहाँ पर आपको इस प्रकार से लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर अन्य उदाहरण भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा जल्दी समझ में क्लियर होता है। तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया, हाइड्रोजन नाइट्राइड को लिया है यानी HNO3 और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaH को लिया। तो Na की क्रिया किससे हो जाएगी, NO3 यानी NaNO3 बन जाएगा। फिर से H और OH बचा तो ये दोनों मिलके H2 बना लेंगे। अब कितनी हो रही है, यहाँ पर जो डेल H का मान है वो है 57.2, यहाँ पर अलग अलग हो रही है। तो ये इस प्रकार से हो जाएंगे। दूसरा हमने यहाँ पर ले लिया है KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे फिर से HCl, तो KCl बन जाएगा यानी पोटेशियम क्लोराइड, KCl बन गया, और OH और H फिर से मिला के H2O बन जाएंगे। यहाँ पर नेगेटिव में आ रही है, यहाँ पर भी आपको नेगेटिव में दी गई डेल एच के मान, तो दोनों नेगेटिव में हो जाएंगे। उसके बाद लिथियम हाइड्रोक्साइड का भी समीकरण इसी प्रकार से बना लेना। सेम कंडीशन में H और OH मिलकर H2O और LiCl लिथियम क्लोराइड बना लेंगे। तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं आप, इसी प्रकार अम्ल और क्षार के दुर्बल होने पर उदासीनीकरण उष्मा का मान प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के उदासीनीकरण की उष्मा से सदैव कम होता है। चाहे तो ये आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। तो ये आपको पूरा लिख लेना उदासीनीकरण उष्मा के लिए। उसके बाद अगले प्रश्न का हल देख लेते हैं। तो अगले प्रश्न में आपको यहाँ पर पूछा गया है, परिभाषाएं पूछी गई, एक तो परिवेश की हो गई, उसके बाद में यहाँ पर निकाय, फिर खुला निकाय, बंद निकाय और आंतरिक ऊर्जा, ये सभी हम देख लेंगे परिभाषा। सबसे पहले हम यहाँ पर निकाय और परिवेश की परिभाषा देख लेते हैं। तो क्या होता है परिवेश, परिवेश होता है उष्मागतिकी में निकाय का अर्थ ब्रह्मांड के उस भाग से जिस पर प्रेक्षण किए जाते हैं, और इसका जो शेष भाग है वो क्या कहलाता है, परिवेश। इसको नाम परिवेश दिया जाता है। तो परिवेश का आपको पूरा लिख देना है। परिवेश में निकाय को छोड़कर सब कुछ सम्मिलित है, और निकाय और परिवेश दोनों से मिलकर ही क्या बनता है, ब्रह्मांड। तो निकाय धन परिवेश मिलकर क्या बन गया, ब्रह्मांड। बहुत सीधे आसान शब्दों में। तो यहाँ पर निकाय की देख लेते हैं। निकाय किसे कहा जाता है,
निकाय से अतिरिक्त संपूर्ण ब्रह्मांड निकाय में होने वाले परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता है। और यहाँ जो अंतरक्रिया होती है इसको आधार पे आप समझ सकते हैं। यहाँ पर आपको उदाहरण के लिए भी दिए गए ताकि आप यहाँ से परिवेश और निकाय को आसानी से समझ सकें, वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर आपको परिभाषा छोटी छोटी 2-2, 3-3 लाइनों में लिखना है, क्योंकि आप यहाँ आपको मैक्सिमम 5 परिभाषा पूछी गई है। तो ये आप लिख देंगे निकाय और परिवेश की। अब निकाय के प्रकार होते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर बंद निकाय पूछा गया है, तो बंद निकाय देख लेते हैं। बंद निकाय में निकाय और परिवेश के मध्य कैसा होता है, द्रव्य का विनिमय संभव नहीं है, परंतु क्या हो सकता है, ऊर्जा का विनिमय हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं, अभिकारक बंद बीकर में लिए जाए तो यहाँ से बंद निकाय यानी क्लोज्ड सिस्टम जो है वो फॉलो अप हो जाता है। इसी के बाद आपको खुला निकाय भी दिया गया, तो क्या होता है, खुले निकाय में ऊर्जा और द्रव्य दोनों का निकाय एवं परिवेश के मध्य विनिमय यानी एक्सचेंज हो सकता है। उदाहरण के लिए ले ले तो अभिकारक एक खुले बीकर में लिया जाए, खुले बीकर में लिया जाए तो खुला निकाय, बंद बीकर में लिया जाए तो बंद निकाय, दोनों हो गए। उसके बाद यहाँ पर आपको देख लेते हैं आंतरिक ऊर्जा दी गई है, तो चाहे तो आप इनको चित्रों से भी समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं परिवेश की बता रही हूँ तो निकाय हो गया, ऊष्मा ऊर्जा दोनों का परिमेय किस प्रकार होता है, यहाँ पर परिवेश के आधार पे आपको देख लेना है, द्रव्य ऊर्जा दोनों का, ये आप देख सकते हैं। चित्र के अनुसार इनको समझने में आपको आसानी होगी। आंतरिक ऊर्जा देख लेते हैं किस प्रकार से आपको आंतरिक ऊर्जा को परिभाषित करना है। तो एक अवस्था फलन होती है आंतरिक ऊर्जा। तो हम यहाँ पर बात करते हैं रासायनिक ऊर्जा की। तो यह जो ऊर्जा होती है रासायनिक ऊर्जा क्या होती है, ये निकाय की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है। साथ ही ऊर्जा रासायनिक, वैद्युत, यांत्रिक ऊर्जा हो सकती है, इन सब का योग ही निकाय की ऊर्जा होती है। ऊष्मागतिकी में से क्या कहा जाता है, आंतरिक ऊर्जा कहा जाता है। तो यहाँ पर यह परिवर्तित हो सकती है, जैसे कि हम बात करें ऊष्मा का निकाय में प्रवेश या निकास होता हो, निकाय पर या निकाय द्वारा किया गया कार्य हो, और निकाय में द्रव्य का प्रवेश या निकास होता हो। तो यहाँ पर आंतरिक ऊर्जा को इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, उनको समझाना है, साथ ही उदाहरण देकर बताना है डेल एच को किस प्रकार लिखोगे, तो ये भी देख लेंगे हम। तो सबसे पहले ऊष्माक्षेपी यहाँ पर आपको दिए गए, तो वे अभिक्रिया होती है जिनसे क्या होता है, ऊर्जा उत्सर्जित या ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऊष्माक्षेपी कहलाती है। जिनसे उत्सर्जित होंगी वो ऊष्माक्षेपी और जिनमें अवशोषित होंगी वो ऊष्माशोषी। तो ये अलग अलग होगी। इनसे उत्पादों की कुल ऊष्मा अभिकारकों की कुल ऊष्मा से कैसी होती है, यहाँ पर आपको बताया गया कम होती है। तो HP जो है वो कम होती है किससे, HR से, तो ये आपको लिख देना है। तो इस प्रकार से आपको अभिक्रिया को बना लेना है। यहाँ पर जो आपको दिया गया है समीकरण, उस आधार पे जो इक्वेशन बनेगी वो आपकी 2NH3 और यहाँ पर डेल एच का मान हो जाएगा 92.38 किलो जूल प्रति मोल। उसी प्रकार से बात करें कार्बन प्लस ऑक्सीजन यानी C+O2 की यहाँ पर बात करें तो CO2 मिलकर बनती है, इसके लिए भी डेल एच का मान भिन्न हो जाएगा। और आधार पे आपको इसी के आधार पर दिया गया है यहाँ पर H2 और O2 का एग्जाम्पल, तो 3 एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं चाहे तो। और यहाँ पर आप बात करते हैं ऊष्माशोषी, तो जहाँ ऊष्मा का शोषण होता है अवशोषण, वहाँ ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। जैसे कि इसके परिभाषा में आपको दिख रहा है, वे अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्माशोषी कहलाती है। नाम से ही समझ में आ जाता है शोषी। ऐसी अभिक्रियाएं में उत्पादों की कुल पूर्ण ऊष्मा अभिकारकों की कुल पूर्ण ऊष्मा से कैसी होती है, अधिक होती है। यहाँ पर यह आपको बताया गया, अधिक हो सकती है या क्या हो सकती है, बराबर। तो यहाँ पर आपको अधिक में बताया गया कि जो पूर्ण ऊष्मा है उसके अनुसार। इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिए गए हैं कार्बन और सल्फर के, तो CH2 मिलके बना लेते हैं। डेल एच का मान भी इसके लिए दिया गया है 83.16 दिया गया है यहाँ पर आपको किलो जूल प्रति मोल। उसके प्रकार से N2+O2 तो ये नाइट्रस ऑक्साइड बना लेते हैं, NO बना लेते हैं। उसके बाद में H2+I2 यानी कि हाइड्रोजन ऑक्साइड हाइड्रोजन आयोडाइड बना लेते हैं, तो HI इसका नाम दिया गया, इसके लिए भी डेल एच का मान आपको दिया गया। तो ये ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी के लिए आपको लिखना है। यहाँ पर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसके बाद जो अभिक्रिया की ऊष्मा उसका देख लेते हैं किस प्रकार से अभिक्रिया ऊष्मा को परिभाषित करेंगे। तो यहाँ पर जो निश्चित ताप या दाब या स्थिर आयतन पर किसी अभिक्रिया के समीकरण में प्रदर्शित अभिकारकों के समस्त मोलों के परस्पर पूर्ण रूप से अभिक्रिया करने पर जो ऊष्मा अवशोषित या उत्सर्जित होती है उसे ही क्या कहा जाता है, अभिक्रिया की ऊष्मा यानी हीट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ये आपको लिखना है। चूंकि यहाँ पर गैसीय निकाय की रासायनिक अभिक्रिया 2 दिशाओं में संपन्न होती है, दशाओं में, मतलब 2 कंडीशन हो सकती है। एक तो स्थिर ताप या दाब रखकर, दूसरी क्या, स्थिर ताप या स्थिर आयतन, यानी कि यहाँ पर वॉल्यूम और आपको टेम्परेचर एक जैसा रखना है, नियत रखना है। और यहाँ पर सिर्फ टेम्परेचर और प्रेशर आपको जो है एक जैसा रखना है। तो ये आपको दोनों कंडीशन में अलग अलग हो जाएगी। तो जो इन कंडीशन के आधार पे आप अभिक्रिया ऊष्मा को दर्शा सकते हो, जैसे स्थिर दाब के लिए यहाँ पर अलग से आप समीकरण पूरा बना सकते हो, और एंथैल्पी अभिकारकों के लिए ये आपको बना देना है। तो ये अभिक्रिया की ऊष्मा हो जाएगी। दूसरा क्या हो जाएगा, स्थिर आयतन पर अभिक्रिया की ऊष्मा।
तो जो स्थिर आयतन पर है अभिक्रिया की ऊष्मा, वो इस प्रकार से आप इसको बता सकते हो। आयतन पर अभिक्रिया की ऊष्मा ये हो जाएगी। इसका मान आप उत्पादकों और अभिकारकों की आंतरिक ऊर्जा के अंतर यानी कि डेल यू के अनुसार बता सकते हो। तो इसके लिए भी आपको अभिक्रिया की ऊष्मा की इक्वेशन बनाना होगा। अब ये पूरी आपकी होगी क्योंकि ये 5 नंबर के लिए, तो इतना आपको लिखना होगा। उसके बाद चाहे तो आप यहाँ पर इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। अब दहन ऊष्मा को देख लेते हैं, यानी कि एंथैल्पी ऑफ यहाँ पर कंब्यूशन दिया गया है। तो क्या हो जाएगी यहाँ पर जो दी गई है आपको, तो यहाँ पर जो बात करें निश्चित ताप पर किसी यौगिक के 1 ग्राम अणु के पूर्ण दहन पर जितना एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसे उस यौगिक की दहन ऊष्मा कहते हैं। तो जो यहाँ पर दी गई दहन ऊष्मा ये आपको लिख लेना है। चूंकि यहाँ पर दहन ऊष्मा फिर से आपको ज़्यादा नंबर में, तो इनको आप परिभाषा तो लिखेंगे, इसकी आपको एक और परिभाषा जो अथवा करके दी गई दोनों लिखना है। और यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया गया है जैसे कि मेथेन का CH4 + 2O2 के अनुसार, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड हो गैस और H2 होता है। डेल H का भी मान दिया गया यहाँ पर, और साथ में ही दूसरी अभिक्रिया भी CO2 की दी गई है। तो यही यहाँ पर आपको दिए गए। साथ ही आप कुछ पदार्थों की जो मानक दहन ऊष्मा उनके मान भी लिख सकते हैं। तो ये आपको दिए गए पदार्थों के नाम और साथ ही इनकी मानक दहन ऊष्मा। ये चाहे तो आप ये चार्ट भी बना सकते हैं, इससे आपका क्वेश्चन पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपको अगले प्रश्न में बताना है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लिखकर इसका जो गणितीय रूप है इसको भी बताना है। तो देख लेते हैं क्या होता है ये नियम। तो इस नियम में आपको एक ऑब्जेक्टिव भी अभी पूछा गया था, इसका जो आखिरी ऑब्जेक्टिव था, तो ये भी नियम उसी पर आया था। तो इसको बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसलिए इसको अभी से तैयार कर ले। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम यहाँ पर इस प्रकार से होता है। इसके अनुसार क्या होता है, ये जो नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम यानी ऊर्जा को संरक्षित करने के नियम पर आधारित है। तो इस नियम को देख लेते हैं हम। किसी निकाय की ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, रूपांतरित कर सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं। चाहे तो और इसकी एक और परिभाषा हो सकती है, ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा निश्चित है यद्यपि इसका स्वरूप बदला जा सकता है। मतलब ये अलग अलग स्वरूपों में हमें मिलती है। ऊर्जा कोई भी हो सकती है, आंतरिक हो सकती है, बाह्य हो सकती है, अलग अलग तरीकों में। तो ये आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आप इसका गणितीय रूप देख सकते हैं। आपको बहुत सरल तरीके से इसका हल कर लेना है। सबसे पहले आप आंतरिक ऊर्जा मानेंगे, E1 यदि माने और इसे ऊष्मा दी जाए तो क्या होगा, इसका आंतरिक ऊर्जा बढ़कर क्या हो जाएगी। जैसे हमने ऊष्मा दी, पहले से इसकी E1 थी, ऊष्मा दी तो कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, E1 + Q हो जाएगा। मतलब कुछ तो ऊष्मा इसको मिली है पहले से, पहले कितनी इतनी नहीं रहेंगी, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होगा। तो ये परिवर्तन हो गया। अब यदि तंत्र पर कार्य W करें हम, तो इसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़कर क्या हो गई, अब E+ हमने क्या दे दिया, E1 + Q पहले से था, हमने इसको नाम दे दिया Q। तो ये क्या हो गई, यहाँ पर बढ़कर जो हमने इसकी आंतरिक ऊर्जा दे दी, इसको दूसरा नाम दे दिया E2। तो E2 हो गई। E2 में कितनी सारी 3 चीज़ें मिल गई। सबसे पहले तो हमने ऊष्मा भी दे दी उसको, ऊर्जा भी दे दी और साथ ही कार्य भी दे दिया। तो अब यहाँ से बस E2 का जो है वो इस प्रकार से पक्षांतर कर दीजिए, E2 - E1 हो गया और Q + W बचा। अब यहाँ से E2 - E1 मतलब यहाँ पर ऊर्जाओं में परिवर्तन है, तो इसको हम डेली से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये डेली हो गया, बस सॉल्यूशन प्रूफ हो गया। तो आंतरिक ऊर्जा किसके बराबर हो गई, तंत्र को दी गई ऊष्मा और तंत्र पर किया गया कार्य, इनके बराबर हो गई। ये आपको लिखना है, ये आपका गणितीय रूप हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम आपको उसकी सत्यता के लिए भी बोला गया है। तो आप चाहे तो ये पॉइंट को इन पर नोट कर सकते हैं, ताकि आपको रासायनिक अभिक्रिया से बताने के लिए कहा गया है। तो ये एक और तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। जो दोनों तरीके मैं बता देती हूँ, आपको जो भी अच्छा तरीका इनमें से लगे वो तरीके का आप नोट कर सकते हैं। सरल तरीका दोनों ही है, दोनों को ही आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। यहाँ पर भी आपको ध्यान से देख लेना है, पूरे जो नियम दिए हैं वो भी। उसके बाद यहाँ पर आपका इस यूनिट का या इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है। हैस का नियम लिखकर आपको यहाँ पर सिद्ध करना है। तो हैस का नियम लिख लेते हैं। क्या होता है, जो रूसी वैज्ञानिक है उन्होंने ये प्रूव करा था। रूस के वैज्ञानिक थे GH हैस। तो उन्होंने 1840 में नियम प्रस्तुत किया, जिसे ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम का प्रमुख प्रतिफल माना जाता है। क्या होता है इस नियम के अनुसार कि जब कोई रासायनिक परिवर्तन 2 या 2 से अधिक विधियों द्वारा 1 या 1 से अधिक पदों में किया जाए, तो संपूर्ण परिवर्तन में उत्पन्न अथवा अवशोषित ऊष्मा की मात्रा कैसी होती है, समान होती है, चाहे वह परिवर्तन किसी भी विधि द्वारा या कितने ही पदों में किया गया हो। ये दोनों में डिफरेंट है। तो यहाँ पर आप इसको चित्र बना देंगे, आपको पूरा चित्र दिया गया है इस प्रकार से। H1 दिए गए हैं, यहाँ पर डेल H दिया गया है, A3 है, A1 है, A2 है, A3 है, इस प्रकार से दिए गए हैं। तो यहाँ पर Q भी ऊष्मा का मान है और पूरा चित्र में A B और इस प्रकार से C और D यहाँ पर आपको दिया गया, 4 जो पूरे बॉक्स के अनुसार आपको बना लेना है। यहाँ पर निश्चित ताप और दाब पर भी आपको देख लेना है। A पदार्थ का B में परिवर्तन सीधे एक पद में कराते हैं तो क्या परिवर्तन होता है। A से सीधे B में हमने करा लिया, यहाँ पर परिवर्तन वो भी बताया गया। तो इसको हमने ऊर्जा दो दी है, वो डेल H है।
उसके आधार पर हमने ए बी सी तीनों में परिवर्तन, ए से सी में, सी से डी में और डी से बी में, ये कैसे परिवर्तन, इसको हमने की 1 की 2 की 3 इस आधार पे बताया कि अलग अलग हमें प्रतिफल प्राप्त होते हैं। तो इसको इस प्रकार आप बता सकते हैं। और माध्यमिक पदों की कुल ऊष्मा क्या हो जाएगी, क्योंकि हमने अलग अलग पदार्थों की निकाली Q1 Q2 Q3 की, तो इसके नियमानुसार इसको हम क्या दे सकते हैं, कैपिटल Q। तो या इसको हम बोल सकते हैं पूरी ऊर्जा ऊष्मा का हो तो डेल H इक्वल टू कितना हो जाएगा, H1 प्लस H2 प्लस H3 पर सारे डेल H, क्योंकि जो कुल है ABCD ऊष्मा की ऊर्जाएं बता रही है, आंतरिक ऊर्जाओं की गणना हो रही है, इससे प्रतिफल को बता रही है। तो इस प्रकार से ये सारा सॉल्यूशन हमारा चैप्टर 6 का यहाँ पर पूरा कंप्लीट होता है। और इसी प्रकार के सभी विषयों के सॉल्यूशन के लिए आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है। सभी विषयों के कक्षाओं के प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे, इसलिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और सभी विषयों के सॉल्यूशन के लिए PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप फटाफट ज्वाइन कर लें, वहाँ पर सारे विषयों के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। और तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।